हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया? तो भैया मौसम बदलने वाला है क्योंकि आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और इस चैप्टर के साथ साथ अब अपने पास एक मेजर चैप्टर रहेगा जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम अपना बहुत सिंपल सा और बहुत प्यारा सा चैप्टर है जो हम लोगों ने आराम से ख़त्म करना है आज। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है इसको फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जिन लोगों ने फॉर्मूला शीट बनाई है, मैं देख रहा था कल शाम को, तो पता चला कि भाई साहब जितने लोग फॉर्मूला शीट नहीं बना रहे, मैं सच बता रहा हूँ, या तो आपके पास पहले से कोई बुक है तो ठीक है, उसमें आप फॉर्मूलाज ऐड कर लीजिए या चीज़ें ऐड कर लीजिए। अगर आप खुद की नहीं बना रहे ना भाई, अभी भी टाइम है, अभी भी मार्च के महीने में खड़े हो, बीच मार्च में खड़े हो, और यहाँ पर भैया कोशिश करोगे तो अभी भी टाइम है, फटाफट कहीं से भी कहीं तरह से शॉर्ट नोट्स उठाओ। कुछ लोग है सर आप दे दो, भाई ऑलरेडी अब मतलब क्या ही बोलूँ, 3 दिन क्लास में पढ़ा रहे हैं तो यार उसमें तो अब शॉर्ट नोट्स ही हैं, सारे फॉर्मूलाज तो हम लिख ही दे रहे हैं, उसको कोशिश कीजिए आप खुद से लिख लीजिए या फिर कहीं बुक में साइड में अरेंज कर दीजिए कि हाँ भाई 1-2 पेज में पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम खत्म हो जाए, ऐसी कोशिश करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने बोला कि सर आपको अगर मुझे बनाना हो शॉर्ट नोट्स तो मैं कैसे बनाऊंगा। कल हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा है वो देखना एक बार। हमसे किसने बोला सर वीक एसिड है और वीक बेस है, वीक एसिड और वीक बेस को मैं पैरेलली ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मुझे कल लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था कि वीक एसिड होगा तो ऐसा कुछ होगा, H+ होगा, A- होगा। सर याद कीजिएगा C00 C- C अल्फा। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड का C⁴/1 - सर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे, सर क्या हो जाएगा K = C⁴²। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी √K/C हो जाएगी। सर H+ की वैल्यू क्या होगी सर C⁴ होगी या फिर √K × C होगी। और यहां से pH की वैल्यू क्या निकाली 1/2 pKa - log C। और सर देखिएगा अगर वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होगा, सर कॉमन आयन इफेक्ट में अगर बात करेंगे तो अल्फा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी K/X आ जाएगी। X क्या है H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। हो गया भाई ना, यही तो था H+ स्ट्रॉन्ग एसिड का। पक्का देख लो, सारा का सारा वीक एसिड एक बार में खत्म, इतने छोटे से कॉर्नर में खत्म। वीक बेस करोगे तो भैया वीक बेस जस्ट इसका अपोजिट, साथ साथ शुरू हो जाओ। क्या करेंगे भाई साहब, इतना ही फास्ट सोचना है क्योंकि एग्जाम हॉल में इससे कम सोचोगे गए सर कोई और सीट लेके चला जाएगा भाई। ये देखना सर केबी की बात करते हैं, केबी इज नथिंग C⁴² 1 - अल्फा। ODL ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे, केबी की वैल्यू C⁴², अल्फा की वैल्यू √KB/C, OH- की वैल्यू C⁴ या √KB × C। सर POH निकाल के लाएंगे तो 1/2 pKb - log C हो जाएगा, pKb - log C हो जाएगा। अगर वीक एसिड के वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट में हम सब लोग जानते हैं कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है सर अल्फा डैश हो जाता है, एंड दैट विल बी KB/X। KB/X क्या है सर OH- फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, OH- फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर X क्या है सर H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। हो गया, यही तो था, सब एक साथ खत्म कर दो। अब तुम जितना सोचोगे उतना क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज तो ऐसे बैठे रहो। सर वीक एसिड वीक बेस खत्म। फिर हमने कल लास्ट क्लास में क्या करा सर, बफर पढ़ा। बफर में क्या पढ़ा कि सर बफर 2 टाइप के, एक होगा एसिडिक बफर, एक होगा बेसिक बफर। पहले तो पहचानना चालू करो कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। भैया देख ले भाई, जो पढ़ा वो सब कुछ यहीं पे फिनिश कर। एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब क्या था कि सर जो बंदा, ध्यान सुनना, जो बंदा एसिडिक बफर मतलब सर कैसे पहचानेंगे, वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस, वीक एसिड और उसका सॉल्ट विथ कंजुगेट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। और यहां पर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा सर, इसके अगर X मोल्स होंगे और इसके अगर Y मोल्स होंगे तो क्या करोगे सर X शुड बी ग्रेटर देन Y होना चाहिए। ये 3 तरीके से आप एसिडिक बफर को पहचानोगे। सर इसका pH जब निकालने जाओगे दैट विल बी pKa प्लस लॉग सर सॉल्ट अपॉन या फिर कंजुगेट बेस अपॉन सर क्या आ जाएगा एसिड आ जाएगा, यही तो होगा pH। सर जैसे ही इसको पहचाना वैसे ही इसको ही पहचान लीजिए। क्या होगा बेसिक बफर सर वीक बेस प्लस इसका कंजुगेट एसिड प्लस इसका कंजुगेट एसिड, वीक बेस प्लस इसका क्या हो जाएगा सर सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड।
सर वीक बेस प्लस अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके मोल्स कितने हैं x मोल्स, इसके मोल्स कितने हैं y मोल्स। सर ये क्या हो जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन y होना चाहिए। सर पहचान लेंगे। सर ये क्या होगा, pH के बदले यहां क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा, एंड दैट विल बी pKa pKb प्लस log सर सॉल्ट अपॉन सॉल्ट या कंजुगेट एसिड अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यही होगा। तो POH की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, PKB ऐसे लिख देंगे ना इसको, PKB हो गया भाई, यही तो है। अच्छा चलो अब इसी के साथ सर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, इसमें 3-4 केसेस किए थे, याद करो भाई। जब तक तुम खुद से नहीं करोगे चीजें ऐसे थोड़ी ना होंगी। अब वो सर सब आप ही करा दो, अरे भाई देख मैक्सिमम बफर कैपेसिटी किस में होती है सर, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होती है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी जब होगी तो उस टाइम पे पीएच की वैल्यू pKa के इक्वल हो जाती है। यहां बात करोगे तो सर यहां पर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगी सर, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी जो होती है वो POH इज इक्वल्स टू PKB होगी। और ये सब कब होगा सर, ये कब होगा जब सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए। ये कब होगा सर, जब क्या हो जाए, जब क्या हो जाए, सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए, सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए तभी होगा। ध्यान से देखिएगा सर, बफर का एक रेंज होता है, बफर का रेंज कहां से कहां होता है, बफर रेंज कहां से कहां होता है, देखिएगा सर pKa +1 से लेकर pKa -1 तक, या फिर अगर बोल दूं सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1/10 से लेकर 10 तक चलेगा। सिमिलरली इसका बफर रेंज लेंगे तो बफर रेंज इसका क्या होगा सर, इसका बफर रेंज होगा PKB -1 से लेकर PKB +1 तक। सर सॉल्ट अपॉन बेस 1/10 से लेकर 10 तक, यही चलेगा। सर देख लो बफर का सारा यही था। बफर क्या था सर, अपने पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा, बीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा, यही तो है। दो ही चीजें तो पढ़ी थी लास्ट क्लास में सर, वीक एसिड वीक बेस बफर सॉल्यूशन। आज दो चीजें और पढ़ेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और क्या पढ़ लेंगे सर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया आयनिक क्लोरीन। आयनिक क्लोरीन 4 लोगों की कहानी है, 4 लोगों की कहानी है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बफर सॉल्यूशन एसिडिक वीक एसिड वीक बेस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बस इतने लोगों की कहानी है। इसी में घूमते रहिए, घुमाते रहिए जितना घुमाना है। अब ये सब कुछ आपके सामने, ये फॉर्मूलाज आप लोग लिखना चाहें लिखिए, अपने नोटबुक में लिखते चले जाइए, पक्का। चलो भाई, तो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमने यहां तक कर लिया हुआ था भाई, मेरी तरफ से रिवीजन हो गया। अब क्वेश्चंस आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप करते जाएंगे भाई, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से जितने क्वेश्चंस हो सकता है मैं लेके आऊंगा, लेकिन हाँ अब आपकी काम करना है कि क्या करना है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्ट बता दिया था कि भैया सॉल्ट ना 2-3 टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, सर डबल सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, मिक्स सॉल्ट होता है। ये बेसिक टाइप्स हमने बता दिया था। आज हम बात करने वाले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट हाइड्रेशन दोनों में फर्क है। देखिए एक वर्ड होता है हाइड्रोलिसिस और एक वर्ड होता है हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के साथ कोई कंपाउंड बनाना, पानी के साथ रिएक्ट करना। हाइड्रेशन का मतलब पानी के साथ रिएक्ट करना नहीं होता। सबसे पहले ये दिमाग में बिठाओ, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि सर पानी के साथ रिएक्ट कर गए, कुछ कंपाउंड बना रहे हैं। हाइड्रेशन का मतलब बस पानी के सराउंडिंग पर पानी को अपने पास अट्रैक्ट करना। हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी को अपने पास रखना और कुछ भी नहीं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या कहलाता है कि सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज प्रोसेस इन विच वाटर रिएक्ट्स विद कैटायन और एनायन ऑफ अ सॉल्ट टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH-। मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कुछ नहीं सर, आपके लिए रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन ये सर आप देखिए, शायद यही रिएक्शन आपने पढ़ी थी कल, हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस मिलता है क्या बन जाता है, एसिड प्लस बेस मिलता है क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। एसिड प्लस बेस मिलेगा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। डेल्टा H क्या है इसका, पॉजिटिव है। डेल्टा H क्या है इसका, पॉजिटिव है। डेल्टा H क्या है इसका, पॉजिटिव है। यही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। वाटर प्लस सॉल्ट एसिड प्लस बेस बनेगा, डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये एक सिंपल सी चीज सोचिएगा, यहां देखिएगा वाटर प्लस दिस, तो डेल्टा H क्या हो गया, पॉजिटिव। यहां पर देखना मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा हूं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे काम करता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे काम करता है। सॉल्ट में 2 पार्ट थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था। सॉल्ट में 2 पार्ट होता है, एक कैटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट होता है। कोई भी सॉल्ट है, अगर कोई भी सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर 2 पार्ट हैं सर, कैटायनिक है और एनायनिक है। कैटायन कहां से आता है सर, कैटायन आता है बेस से। कैटायन कहां से आता है, बेस से। एनायन कहां से आएगा तो सर एनायन आता है फ्रॉम एसिड। कैटायन कहां से आता है, बेस से। एनायन कहां आता है, फ्रॉम एसिड आता है।
सॉल्ट में दो पार्ट है, कटायन और एनायन वाला, कटायन और एनायन में। सर सॉल्ट हाइड्रोलिस का मतलब कौन रिएक्ट करेगा, पानी से कौन रिएक्ट करेगा? एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। इक्विलिब्रियम, ये सब वर्ड किसके लिए थे? वीकर के लिए। आप आयनिक इक्विलिब्रियम जब से पढ़ रहे हो, लास्ट क्लास से देख रहे हो, जब भी आपसे कोई बोल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम, सर क्या बोला जा रहा है? वीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वहां पर क्या होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा। सिमिलरली अगर इसमें से कोई भी पोर्शन, कटायन हो चाहे एनायन हो, अगर कोई वीक है तो ही वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में जाएगा। अदरवाइज अगर कोई स्ट्रॉन्ग कटायन है, स्ट्रॉन्ग एनायन है, तो वाटर को क्या करेगा? हाइड्रेशन करेगा। ध्यान सुनिएगा, वीक वाला जो कटायन होता है या एनायन होता है, वही क्या करता है? पानी के साथ रिएक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पानी को नहीं पूछता, वो तो बस पानी को बोलता है तू इधर आ जा भाई, साइड में हाइड्रेशन कर, हाइड्रोलिसिस मत कर, हाइड्रेशन कर। हाइड्रेशन का मतलब हो गया, मान लो सोडियम प्लस है, तो सोडियम प्लस क्या करेगा? पानी के मॉलिक्यूल्स को ना अट्रैक्ट करके बस ऐसे लेयर्स बना लेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है या वीक एसिड का पार्ट है या वीक बेस का पार्ट है, वो क्या करेगा? पानी के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिस जितनी भी होगी, सॉल्ट हाइड्रोलिस जितनी भी होगी, याद रखिएगा वीकर पार्ट ऑफ सॉल्ट वो क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस में जाएगा। स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं करता, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ सॉल्ट, ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता। दोनों में डिफरेंस है। डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। तो वीकर पार्ट सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट करता है। अब स्ट्रॉन्ग पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा तो सॉरी वीक पार्ट, स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं करता है, वीक पार्ट करेगा। कोई भी सॉल्ट हो, देखना ध्यान सुनना। अब इसमें से ए माइनस कर देता हूं और बी प्लस कर देता हूं, क्योंकि सारे एग्जांपल्स मुझे इसी के लेने हैं, इन्हीं दोनों को लेने हैं। अगर ये हाइड्रोलिसिस करेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो एनायन क्या करेगा? जनरेट करेगा HA, और प्लस क्या जनरेट करेगा? OH माइनस। और अगर कटायन वीक होगा तो कटायन अपने पास करेगा, तो सर ये क्या जनरेट करेगा? BOH, और क्या करेगा? H प्लस। याद रखिएगा किसका हाइड्रोलिसिस कैसा होता है, देख लीजिए। अगर एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो OH माइनस जनरेट होगा, कटायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? H प्लस जनरेट होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सर मेरे पास सॉल्ट जो बनेंगे ना, सॉल्ट जो होंगे वो देखिएगा कितने टाइप के होंगे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जो कटायन होगा और एनायन होगा, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं। सर इसका सॉल्ट कोई हाइड्रोलिसिस करेगा क्या? कोई हाइड्रोलिसिस नहीं, नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं करने वाला। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कोई हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। सर इसका पीएच कितना होगा? सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल होगा, इसका पीएच क्या होगा? सर ये न्यूट्रल होगा। फॉर एग्जांपल आप NaCl को ले लीजिए, NaCl को ले लीजिए, NaCl क्या है? न्यूट्रल है। सर इसमें क्या है? सर ये दोनों के दोनों कौन से साइड से आया है? Na प्लस कहां से आया है? Cl माइनस। Na प्लस कहां से आया है? NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस से। सर Cl माइनस HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। तो इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं ना, वे क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इनको कोई जरूरत नहीं हाइड्रोलिसिस करने की, ये किसी से हाइड्रोलिसिस नहीं करते, आंख बंद करके छोड़ दीजिए इनको। सॉल्ट में बात करें, अगर मैं ये सॉल्ट की बात करूं, सेकंड सॉल्ट की, ध्यान से देखिएगा। सॉल्ट ऑफ सर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, जो सॉल्ट इन दोनों से मिलके बना होगा, चलो इसमें कौन सा पोर्शन वीकर होगा? अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेंगे तो एसिड से क्या आता है? एनायन, बेस से क्या आता है? कटायन। बताओगे इसमें कौन सा पार्ट वीकर होगा? वीकर पार्ट कौन सा होगा? वीकर पार्ट इस सॉल्ट का कौन सा होगा? सर कटायन होगा। सर याद रखिएगा, सर ये जो सॉल्ट है ये क्या शो करता है? कटायनिक हाइड्रोलिसिस शो करेगा। क्या शो करेगा? कटायनिक हाइड्रोलिसिस शो करेगा। क्या शो करेगा? कटायनिक हाइड्रोलिसिस शो करेगा। क्या शो करेगा? कटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्यों एनायनिक क्यों नहीं किया? बिकॉज एसिडिक पार्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसका पीएच देखेंगे, सर इसका पीएच हमेशा लेस देन 7 आएगा। क्यों? एसिडिक पार्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो सॉल्ट के अंदर जो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच क्या आएगा? लेस देन। सर इसका पीएच क्या आएगा? लेस देन 7। कौन सा पार्ट हाइड्रोलिस जाएगा? कटायनिक हाइड्रोलिस जाएगा। सर चलिए एक और सॉल्ट ले लेते हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड
प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। अगर यहां पर बात करें तो यहां पर इसके बारे में सीधा सीधा लिख सकता हूं, ये कौन सा शो करेगा, ये कौन सा शो करेगा सॉल्ट, ये कौन सा शो कर लेगा, ये कौन सा शो करेगा सर एनायनिक हाइड्रोलिसिस शो करेगा, सर ये कौन सा शो करेगा एनाइडिक हाइड्रोलिसिस करेगा। क्यों? क्योंकि सर इसका वीकर पार्ट कौन सा है, इसका वीकर पार्ट कौन सा है सर एनायन है। क्यों? क्योंकि सर वीकर पार्ट कौन सा हो गया एनायन हो गया। सर एसिड का पार्ट वीकर है तो एनायनिक पार्ट वीकर है। सर इसके केस में पीएच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। इसके केस में पीएच की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। एंड द लास्ट वन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, अगर दोनों का सॉल्ट लेते हैं तो याद रखिएगा यहां पर क्या होगा सर, दोनों ही पार्ट क्या है, वीकर पार्ट कौन सा है, वीकर पार्ट कौन सा है, यहां कटायन और एनायन दोनों हैं, कटायन और एनायन, कटायन एंड एनायन दोनों ही वीकर पार्ट में है। सर इस केस में सॉल्ट क्या करेगा, शोज कटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इस केस में क्या शो करेगा, कटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस शो करेगा। सर इस केस में पीएच की वैल्यू को हम कुछ भी नहीं बोल सकते, नियरली 7 बोल देते हैं, बट इसके बारे में हम अब ज्यादा कमेंट नहीं कर पाते। मेरे पास टोटल 4 टाइप के सॉल्ट है, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें कोई हाइड्रोलिसिस पढ़ना नहीं। सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोलिसिस इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि सर उसका पीएच हमेशा फिक्स्ड है, दोनों ही पार्ट स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोलिसिस होगी नहीं। जहां पर वीकर पार्ट होगा वहीं हाइड्रोलिसिस करेगा। अब सर यहां पर वीकर पार्ट कौन सा है, कटायन तो कटायनिक हाइड्रोलिसिस, यहां पर वीकर पार्ट एनायन तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, यहां पर दोनों ही होंगे। इसीलिए इसको हमने क्या बोला था, बफर सॉल्यूशन बोला था। इसका पीएच देखेंगे 7 के आसपास ही रहता है, पीएच 7 के आसपास रहता है, तो इसलिए इसको बफर बोल दिया जाता है कि इसका पीएच ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। अभी देखते हैं एक एक करके, पहले देखिएगा एग्जांपल्स कुछ दिए गए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स में भैया पीएच और पीओएच हमेशा क्या है 7, इनका कोई इफेक्ट नहीं है लिटमस पेपर के ऊपर, बाकी आप देख सकते हो। मैं बस ये थ्योरी आपको ऐड करके दे रहा हूं, इसको आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो वीक एसिड वीक बेस में क्या होगा सर, कोई ना कोई पार्ट, दोनों के दोनों पार्ट क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। इसका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होगा। मैं अच्छा वीक एसिड वीक बेस की बात कर रहा हूं, तो वीक एसिड वीक बेस में क्या होगा सर, यहां पर दोनों ही पार्ट क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे दोनों ही पार्ट वाटर से, और इसका जो पीएच होता है वो क्लियरली किसके होता है, 7 के इक्वल होता है। आपके सामने एग्जांपल्स है, कोई भी सॉल्ट मिले आप एक बार देख लो कि भाई कौन से किस टाइप का सॉल्ट है, उस टाइप के सॉल्ट का पीएच आंसर दे देना। एग्जाम हॉल में ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें सिर्फ पहचानना होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट अल्कलाइन है, अल्कलाइन क्यों है पूछ रहा है, सोडियम कार्बोनेट अल्कलाइन क्यों है, Na2CO3। सर इसका कटायन जो होता है वो कहां से आता है, और इसका एनायन जो होता है वो कहां से आता है, पहचानो और कर दो। सर ये कहां से आएगा सर, H2CO3। कार्बन का एसिड क्या होता है, वीक एसिड, ये कहां से आएगा सर, NaOH से। ये कहां से आएगा, NaOH से। कहां से सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, इसीलिए इसका पीएच क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 7 आ रहा है। इसीलिए इसका पीएच क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 7 आ रहा है। इसीलिए इसका पीएच क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 7। कोई न्यूमेरिकल नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हो जाएगा। ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, किसको हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, ऑब्वियस है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। सर इसमें से किसका पीएच मैक्सिमम होगा, सर सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा, यहां पर देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। NH4Cl किस टाइप का सॉल्ट है सर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, मतलब इन चारों का सर पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। इसका पीएच कितना होगा, इक्वल टू 7 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है, तो इसका पीएच मैक्सिमम आ जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको हर एक टाइम न्यूमेरिकल ही करना, आयनिक का मतलब ये नहीं न्यूमेरिकल करना, पहचान लो आंसर आ जाएगा पक्का। अच्छा हाँ, अब यहां से शुरू करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस से शुरू करते हैं। देखिएगा यहां पर हम लोगों के पास अब जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में देखिएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब स्टार्ट करते हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमें क्या देखने को मिलेगा भैया, यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। मतलब
सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? सर एग्जैक्टली सेम चीज जो आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में पढ़ा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या पढ़ा था? कौन कितना डिसोसिएट करता है, अल्फा यही था। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी एग्जैक्टली इसी तरह की चीज होगी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी एग्जैक्टली इसी तरह की चीज होगी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होती है? तो सर इसको हम लोग बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि सर क्या बोलते हैं? सर फ्रैक्शन ऑफ molecules of salt, fraction of molecules of salt undergoing hydrolysis। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस कहां से, ये भी एग्जैक्टली कहां से डिफाइंड होगा? सर फ्रॉम 1 मोल। एग्जैक्टली कहां से डिफाइंड होगा? 1 मोल के रेस्पेक्ट में। सर यहां भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सर एच की वैल्यू दो टाइप से हो सकती है, परसेंटेज में निकालनी है तो एच की वैल्यू फ्रैक्शन इनटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था एग्जैक्टली वैसा ही चलेगा। अगर कोई भी सॉल्ट मान लो ए प्लस हाइड्रोलिसिस में जाता है तो सर यहां पर देखिएगा, ऐसा लिख देता हूं, ए माइनस अगर हाइड्रोलिसिस में जाता है, देखिएगा आपको कुछ चीज की याद आ जाएगी। ये देखिएगा C0, यहां पे 0 क्यों लिख रहा हूं, 0 0, C माइनस CH होगा, ये क्या होगा? CH, ये क्या होगा? CH। देख लो अपने पास, सर देख लीजिएगा। सर एग्जैक्टली सर H मोल, H मतलब क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर 1 मोल से H जाता है तो C मोल से कितना जाएगा? CH जाएगा। तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा? C माइनस CH। ये क्या हो गया? CH। ये क्या हो गया? CH। सर देखिएगा अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल दिया आपने तो सिमिलरली जैसे वहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस था वैसे ही यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लेने जाएंगे। सर क्या होगा? इसको हम लोग बोल देते हैं KH। KH किस पे डिपेंड करेगा? CH इंटू CH अपॉन C 1 माइनस H। शायद देख के किसी की याद आ रही हो, KH की वैल्यू एग्जैक्टली CH स्क्वायर 1 माइनस H। सर याद करो ये सब कुछ कहीं ना कहीं किया हुआ है, स्टॉल डाइल्यूशन लो हो, सब जगह ये सब चीजें आई हुई हैं। बस वहां अल्फा था, यहाँ H हो गया। हाइड्रोलिसिस में बस अल्फा के बदले क्या लिख दिया है? H लिख दिया, और सब कुछ सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है। देख लो KH की वैल्यू आ गई। अप्लाइंग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, अप्लाइंग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, अगर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाते हैं, अगर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, अगर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ यूज करते हैं तो सर KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर KH की वैल्यू CH स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से H की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट KH बाई C। एग्जैक्ट शायद सब कुछ। अल्फा की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट K बाई C, अंडर रूट KB बाई C। यही होता है। अब सर आपके साथ सब कुछ वही हो रहा है, अब निकालते चलो, वही सब काम करना है। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, आपको सिंपल सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में दो नए टर्म आएंगे, उनका यूज करना है। अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। एक डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वर्ड आएगा, उसका ध्यान रखिएगा, और एक वर्ड आएगा KH का। KH इज नथिंग, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है। KH इज नथिंग, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है। मैं एक काम करता हूं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वीकर पार्ट हाइड्रोलाइज करेगा, तो मैं पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो पास फायदा है नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो फायदा है नहीं। तो एक काम करते हैं, हम लोग दो सॉल्ट को एक साथ देखते हैं। जैसे मुझसे किसने बोल दिया, ध्यान सुनिएगा, सॉल्ट ऑफ, और इन दोनों को एक साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इस सॉल्ट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहां देखिएगा, आपके फॉर्मूला शीट आपके लिए बनाई जा रही है। सर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। चलो एक बात बता दो, नॉर्मल केस में इसका पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7। यहां कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? सर यहां पर कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। लिख सकते हैं ना ये सब चीजें, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। यहां पर देखो तो इस सॉल्ट को देख के क्या बता सकते हो? इसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7 होगा। इसके केस में क्या होगा? सर ये कौन सी हाइड्रोलिसिस करेगा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या हाइड्रोलिसिस होगा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। यही होगा पक्का। देखिएगा अगर सॉल्ट में कैटायन है तो कैटायन का मतलब क्या हो गया? B प्लस H2O। ये देख लो सर C 0 0, C माइनस CH, ये देखिएगा CH, ये क्या हो गया? CH। KH की वैल्यू क्या हो गई? CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। इसी को लिखना चाहूं तो KH की वैल्यू को, सर देखिएगा यहां पर, देखिएगा कैसे लिखेंगे KH की वैल्यू को, ध्यान से देखिएगा।
के एच की वैल्यू को सी एच स्क्वायर अपॉन, अगर मैं ऑस्टवाल डाइल्यूशन लगा दूं, अप्लाइंग ओडीएल ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगा दिया जाए तो सर के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एच स्क्वायर हो जाएगा। सर यहां से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या आ जाएगी, के एच बाई सी आ जाएगी। व्हाट इज एच प्लस, सर एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, सर अंडर रूट एच प्लस की वैल्यू कितनी है, सी एच, और शायद देखो तो एग्जैक्टली उसी टाइप की चीजें चल रही हैं। एक बात बताऊं, एक नया ट्रिक याद रखिएगा, इसमें से देख लीजिए कौन सा पार्ट वीकर है, कौन सा पार्ट वीकर है। सर याद रखिएगा के एच जो होता है ना, जो पार्ट वीकर है उसको किससे डिवाइड कर दीजिएगा, के डब्ल्यू को। कौन सा पार्ट वीकर है, सर बेस पार्ट वीकर है, तो के एच इज नथिंग के डब्ल्यू बाई के बी कर दीजिएगा। सर देखिएगा के एच इज नथिंग के डब्ल्यू बाई के बी। सिमिलर चीज यहां अप्लाई कीजिए, यहां पर एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो ए माइनस प्लस H2O। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला सारा आपके सामने हो रहा है। सर यहां पर OH माइनस होगा, यहां देखेंगे C 0 0, C माइनस CH, ये CH, ये CH। यहां पर सर डिग्री हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे, आपको बस फॉर्मूला देखना है। और यहां पर वीकर पार्ट कौन सा है, सर कौन सा वीकर पार्ट है, बेस का एसिडिक पार्ट वीकर है, तो KH का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, यो पार्ट वीक हो उससे KW को डिवाइड कर दो। सर ODL अप्लाई करता हूं, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ जैसे ही अप्लाइंग करूंगा KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, CH स्क्वायर, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट KH बाई C हो जाएगा। अच्छा H की वैल्यू को ये भी तो लिख सकता हूं, अब देखना जो पार्ट वीकर है ये भी तो लिख सकता हूं, H प्लस को ऐसे भी तो लिख सकता हूं। सर जो मान लो अब यार उसमें तो क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना है सॉल्व करो। अब ध्यान सुनना, अब इसका मैं पीएच डिराइव करूं, H प्लस ये H को क्या लिख दूंगा, के डब्ल्यू बाई, यहां पर वीकर पार्ट कौन सा है, एसिड है। सर यहां पर OH माइनस आएगा और OH माइनस की वैल्यू कितनी होगी, CH होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि सर अंडर रूट KH इंटू सी होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं के डब्ल्यू बाई KA इंटू सी लिख सकते हैं। ध्यान से देख लेना, OH में यहां H प्लस आया, वहां क्या आ गया, OH माइनस आ गया। पैरेलली इसीलिए पढ़ रहे ताकि हम चीजों को कंपेयर कर पाए, ताकि आप चीजों का अपना फॉर्मूला लिस्ट आप खुद बना पाए। डेरिवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, जो आपने आज तक पढ़ा है ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ जो पहली क्लास में पढ़ा था वही सेम चीज लग रही है। बस हाँ यहां पर ये कैसे आया, कोई बोले सर कैसे आया, भाई डिराइव करना है, एक काम करो KW का एक्सप्रेशन लिखो, इस एसिड का K का एक्सप्रेशन लिखो, KH का एक्सप्रेशन लिखो, सब कुछ कैंसिल आउट होकर KW आ जाएगा। आपको लगता है आप करना है डिराइव कर लो यार, क्यों टाइम वेस्ट करना है, बात मानो। इसके केस में पीएच निकालने जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, इसके केस में पीएच निकालने जाएंगे तो सर इसका पीएच पता है 7 से कम आएगा, 7 माइनस हाफ pKa, ध्यान सुनिएगा 7 माइनस हाफ pKa प्लस क्या आ जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन log C। सर इसका पीएच, इस सॉल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं, 7 से कम होगा, डिराइव करना है, ये पूरा वैल्यू जाएगा डिवाइव होगा, उतना हम डिराइव नहीं करेंगे। इस केस में POH निकल के आएगा, POH कितना होगा, 7 माइनस हाफ, वहां पर pKa है तो यहां क्या हो जाएगा pKe, pKb, और POH कितना आ जाएगा, सर यहां क्या हो जाएगा log C। सर pKa होगा ना, pK, हाँ अरे हाँ यहाँ PKB होगा ना, बेस, हाँ बेस वीक है ना, PKB, ठीक है ये PK। देखना अब तुम्हें कोई बोले सर POH नहीं निकालना तो कोई दिक्कत नहीं, पीएच की वैल्यू क्या होती है, सर अगर कोई बोल दे नहीं सर मुझे तो पीएच चाहिए, तो सर 14 माइनस दिस करोगे, सर ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C। पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो देख लो सर दो सॉल्ट को हमने एक साथ, ये देखो आपका फॉर्मूला लिस्ट आपके सामने बन गया है, आपका फॉर्मूला लिस्ट आपके सामने बन गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ये देख लो, ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हो जाएगा सर, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ सॉरी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इन दोनों का अक्सर रिलेशन कैसे निकालना है। डेरिवेशन इसलिए नहीं करना बेटा, वो फिर टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको बस फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप इसको एक दो बार लिखोगे चीज़ें याद रहेंगी। पीएच की वैल्यू अब सर करने को कोई बोले सर डेरिवेशन करो, कोई बात नहीं, किसको ज़्यादा लगता हो, H प्लस की वैल्यू क्या होगी, पावर 1/2 डिराइव करो, KW की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14, सर पुट करोगे 7 आ जाएगा, वो फिर उतना टाइम कौन लगाएगा, ये आ जाएगा सर पक्का, सॉल्ट के निकाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है एग्जाम हॉल में, कोई कैसे पूछेगा, एक मिनट, जैसे एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
अब मान लो तुम्हें बोला गया सर एग्जाम हॉल में कैसे पता चलेगा किस टाइप का सॉल्ट है। एक ट्रिक होती है एग्जाम हॉल में पता करने का, जो भी वीकर पोर्शन होगा ना उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया होगा। जैसे मुझे बोला गया सर इस सॉल्ट का बताइए, अब भाई मुझे क्या पता ये सॉल्ट कैसे, नहीं पता चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या दिया हुआ है, पीएच निकालना है, क्या दिया हुआ है सर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड, के की वैल्यू दी हुई है सर, ये इसका मतलब ये सॉल्ट, बाकी लोग नहीं दिए ना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ये सॉल्ट पता है, सॉल्ट ऑफ क्या हो जाएगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। सर बताएंगे इसका पीएच कैसे आएगा, इसका पीएच कितना आएगा 7 + 1/2 सर पीके ए प्लस लॉग सी, यही होगा 7 + 1/2 पीके की वैल्यू सर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। लॉग सी, सी कॉन्सेंट्रेशन कितना है सर लॉग सी 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 पुट करोगे बाहर -2 आ जाएगा। 7 + 8/2 दैट विल बी 7 + 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 7 + 4 11 आ जाएगा, बस कर दो तो ये पीएच हो गया। सर आपको ना एग्जाम हॉल में बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं। आपको बोले सर डेरिवेशन, नहीं भाई नहीं करने की जरूरत, आप करके अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं है। आप देख लो अपने हिसाब से फॉर्मूला, पीएच का फॉर्मूला, पीओएच का फॉर्मूला। सर कोई बोले सर पीओएच को, भाई पीओएच ले सकते हो, मैंने कब मना किया, लेकिन हाँ पीएच लोगे तो जल्दी आ जाएगा क्योंकि एग्जाम हॉल में पीएच जल्दी पूछता है। तो पीएच कैसे आता है 14 - दिस, 14 - 7 माइनस करूंगा तो ये प्लस हो गया, देख लो, ये देख लो हो जाएगा। सर आपको ये क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे ये देखना। अब देखो कैसे पहचानोगे कि सर इसमें से कौन सा पोर्शन है कौन सा नहीं है, ध्यान से देखो। सर मुझे किसने बोला कैसे पहचानेंगे किस टाइप का सॉल्ट बनेगा, अरे भैया देखो ना ये क्या है वीक बेस है, या तो आप पहचान लो, और नहीं अगर नहीं पहचान में आ रहा, कार्बन का एसिड वीक एसिड नहीं पहचान में आ रहा तो ये देखो दोनों दिया है, जब दोनों दिया है इसका मतलब कि सर ये क्या हो जाएगा वीक एसिड वीक बेस दोनों का सॉल्ट हो जाएगा। एग्जाम हॉल में पहचानना है। अच्छा अब आता है कि सर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट तो आपने बताया ही नहीं, तो चलो यार उसको भी कर लेते, उसका भी फॉर्मूला देख लेते। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस की बात की जाए तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस में क्या होगा सर, इसका सर बोथ पार्ट, बोथ कटायन और एनायन दोनों कहां जाएंगे, बोथ कटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। इसके केस में सर दोनों के दोनों पार्ट क्या है वीकर हैं, तो इस केस में दोनों क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस में जाएंगे। और देखिएगा सर यहां देखिएगा, अगर मैं सॉल्ट का एनायन पार्ट लेता हूं और कटायन पार्ट लेता हूं और इसको पानी से रिएक्ट कराऊंगा सर ये क्या बना देगा HA + BOH। सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे C0 0, C - CH लूंगा, ये C - CH लूंगा और ये क्या हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH। KH का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा देखिएगा, CH × CH, C1 - H कॉमन, C1 - H कॉमन, यही होगा शायद, C कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सर KH की वैल्यू क्या होगी H² 1 - H का होल स्क्वायर, H² 1 - H का होल स्क्वायर, पक्का। KH क्या होगा H² 1 - H का होल स्क्वायर। अच्छा यहां पर KH देखो सर, अभी तक जितने लोगों का KH आया था सब में KH के एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन है, सबके KH के एक्सप्रेशन में क्या है कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हर एक का KH डिसाइड कर रहा है। यहां पर KH में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्या है सर, ये जो सॉल्ट है ना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा यहां पर कौन सा पोर्शन वीकर है, KH को क्या लिखेंगे KW, दोनों पोर्शन वीकर है तो K × KB कर देंगे। सर यहां पर देख लीजिए, यहां पर KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर KH इज नथिंग H² 1 - H का होल स्क्वायर। सर ऐसे तो ODL लगाएंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं H की वैल्यू √KH -1, या फिर फॉर अप्लाइंग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जैसे ही ODL लगाएंगे सर, एक तो ऐसे ही वीकर है, ODL लगाएंगे 1 - H बिकम्स 1, सर KH की वैल्यू क्या हो जाएगी H² हो जाएगी, और यहां से H की वैल्यू क्या आ जाएगी √KH आ जाएगी। इवन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी सर, इवन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। इवन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। बाकी जगह क्या था सर KH पे डिपेंड कर रहा था। इसके केस में सर H++ निकालने की जरूरत नहीं, इसके केस में इसका pH सीधा निकल जाता है 7 - 2, 7 + 1/2 PK - PKB।
सर इसके केस में पीएच की वैल्यू किसी की कॉन्सेंट्रेशन पे, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। पीके और पीकेबी की वैल्यूज देख लेना, उसी के हिसाब से निकाल देना। पीके और पीकेबी की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। मतलब इस सॉल्ट को, ये बहुत यूनिक सॉल्ट है क्योंकि सर इसमें ना, सर इसमें पीएच की वैल्यू पीके माइनस पीकेबी पे डिपेंड करता है। इनको फर्क नहीं पड़ रहा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ना केएच को फर्क पड़ रहा है ना एच को फर्क पड़ रहा है। इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी अलग है, इसका ये अलग है, निकाल दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखना, ये था ना क्वेश्चन, सर इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, क्या फर्क पड़ रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल रहे हो, एच निकालना है, एच इज व्हाट, अंडर रूट के एच लिखूंगा, और इसका दोनों पोर्शन वीक है तो के एच की वैल्यू क्या होगी, के डब्ल्यू इंटू के बी हो जाएगा। सर ये देखिएगा के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -14, ये कितना है 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 कितना हो जाएगा सर, 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -10 अंडर रूट 10 की पावर -4 10 की पावर -2, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गई। कोई बोले सर एक बात बताइएगा, हम एग्जाम हॉल में सर यहाँ के इंटू के बी के डब्ल्यू होता था, कल तो पढ़ा था। अरे भैया वो किसके लिए था सर, वो उसके लिए था, के इंटू के बी के डब्ल्यू किसके लिए था कि अगर सेम एसिड हो उसी का कंजुगेट बेस बना। यहां सेम एसिड है और उसका कंजुगेट बेस है क्या, कोई पता चला सर के इंटू के बी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू, काट दिया 1 कर दिया, भाई ये मत कर देना। के इंटू के बी कब लेते थे याद करो, के इंटू के बी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू कब होता था, जब यहां पर एसिड हो और यहां पर उसका क्या हो, कंजुगेट बेस हो। यहां पर उसका, जैसे जान लो यहां पर BOH हो, बेस हो, तो यहां पर क्या हो, उसका कंजुगेट बेस हो, एसिड हो। अब ऐसे थोड़ा ही ना कि सर ये इसके लिए लगा रहे हैं कि सर ये देखिए ना, इन दोनों के लिए कभी वैलिड थोड़ी ना होगा सर, ये दोनों अलग अलग एसिड बेस हैं, इसके लिए मत कर देना के डब्ल्यू, भाई गलती से भी नहीं होगा सर, कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा अदरवाइज हमेशा गलती कर देंगे। तो वीक एसिड वीक, 3 टाइप के सॉल्ट आए आपके पास। सर कोई बोले कि सर 4 टाइप के सॉल्ट थे, 4 टाइप के सॉल्ट थे आपके पास, 4 टाइप के सॉल्ट थे, देख लीजिएगा 4 टाइप के सॉल्ट थे। 4 टाइप के सॉल्ट में इसका हाइड्रोलिसिस करने का कोई फायदा नहीं, पीएच हमेशा क्या रहेगा 7। इन दोनों के पीएच में केएच की वैल्यू निकाली। अब इसका सारा फॉर्मूला चाहो तो साइड में अपने लिख लो, यहीं पे लिख सकते हो साइड में, या फिर आपने पास लिस्ट बना रखी है वहां से करते चले जाइए, यहां से करते चले जाइए, यहीं पर तो बनाइए तीनों के तीनों। ये देखो सर, ये रहा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ये रहा वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, इसमें कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन जितना मिले लपेट दीजिए, जितना मिले लपेटिए। ये देखिए सर, ये क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किस पे डिपेंड करता है, एच की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल केस में KH/C होती है, यही होता है। या फिर अब देखो NH4Cl की बात करें, NH4Cl कौन सा सॉल्ट है सर, ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, करके देख लो। NH4 अमोनिया का बेस जो होता है वीक बेस HCl का, सर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो KH की वैल्यू, H की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, C पे। जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, ज्यादा। जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, ज्यादा। सर क्या हो जाएगा आंसर, C। देख लीजिए NH4NO3 इज एसिडिक इन कैरेक्टर, NH4NO3 इज एसिडिक इन कैरेक्टर। क्यों सर, क्योंकि ये किससे मिलके बना है, NH4+ वीक बेस और HNO3-। सर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। सर दोनों एसिडिक इन कैरेक्टर है, एसिडिक इन कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि सर ये क्या करेगा, कौन सी हाइड्रोलिसिस शो करेगा सर, एनायनिक हाइड्रोलिसिस शो करेगा क्या। देखो ये तो सही है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है तो इसका पीएच क्या होगा, <7। लेकिन क्या ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस शो करेगा सर, एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका पार्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, उसका पार्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, कटायन का करेगा, इसीलिए कटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। सर ये सॉल्ट किसका है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, अगर नहीं पहचान पा रहे ना एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं, किसका के दिया है, के दिया मतलब एसिड क्या है, वीक है, हो गया। पीएच निकालना है, कोई बात नहीं, पीएच निकालना है सर, सीधा सीधा। सर इसका पीके निकाल दो, पीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - log 1.8 होगा। सर ऐसे याद रखना हो सके तो, सर एसिटिक एसिड का 4.75 होता है, एसिटिक एसिड और अमोनिया का, 2 लोगों का याद रखना, अमोनिया और एसिटिक एसिड का। पीएच निकालना है तो पीएच कितना होगा इस सॉल्ट का सर, 7 + 1/2 pKa + log C, 7 + 1/2, ये pKa कितना हो गया 4.75, log C, C कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1, तो ये तो 0 हो गया।
7 प्लस 2.375 9.375 9.4, ये कितना हो जाएगा 9.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9.4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9.4 हो जाएगा। पीएच ऑफ, ये कौन सा एसिड है, कौन सा सॉल्ट है सर? देख लो, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, अगर याद नहीं आ रहा मैं वैल्यूज देख के डिसाइड कर चुका हूं। पीके भी दोनों दे रहा है, इसका मतलब ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। इसका पीएच निकालना है 7 + 1/2 pKa माइनस pKb कर देंगे सर, आंसर आ जाएगा 7 + 1/2 pKa कितना है 3.8 माइनस 4.8 कितना हो गया 7 + -1/2 मतलब 0.5 6.5 कितना हो गया 6.5 हो गया। कितना हो गया 6.5 हो गया। पीके भी दिया हुआ है, पीएच ऑफ सॉल्ट निकालना है, निकाल दो यार। पीएच ऑफ सॉल्ट कैसे आएगा, तो 7 + पीके कितना 6.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6.9 आ जाएगा। सर एग्जाम हॉल में देखना, बस फॉर्मूला सही से याद रहना चाहिए, पता चला गड़बड़ कर रहे हो। ये देखिएगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे सर, NaCN दिया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। NaCN दिया है, NaCN मतलब किससे मिलके बना होगा, Na प्लस साइनाइड माइनस से। सर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, और ये क्या है, वीक एसिड का पार्ट है। सर इसका पीएच दिया हुआ है, इसका पीएच दिया हुआ है, तो परसेंटेज हाइड्रोलिसिस निकालनी है। H की वैल्यू कैसे आएगी सर, H की वैल्यू क्या होती है, √KH/C हो जाता है, या फिर KH नहीं दिया है तो K, सर वीक एसिड है ना तो कोई बात नहीं, KW वीकर पार्ट से डिवाइड कर दीजिए, इंटू C कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन पता है। ये KW/K ये सब कैसे निकाल के लाएं, एक काम करते हैं ना यार, सीधा सीधा देखते हैं। पीएच दिया हुआ है, एक बात बताना, इसमें से कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, जो वीकर पार्ट है, और वीकर पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या जनरेट करेगा, OH माइनस C0 याद करो ये सब चीजें, C माइनस CH। सर यहां देखिएगा, अगर आपकी वैल्यू pH 11 दी है तो क्या आप POH पुट कर सकते हैं 3, सर 14 - 11, और POH जैसे ही आपने 3 पुट किया, OH माइनस की वैल्यू क्या हो गई 10 की पावर -3, एंड दैट इज इक्वल्स टू CH हो गया, दैट इज इक्वल्स टू CH हो गया सर 10 - 3 अपॉन 10 की पावर -1 इज इक्वल्स टू H आ गया। सर H की वैल्यू क्या होगी 10 की पावर -2 हो गई। सर देख लो, सर H की वैल्यू इतना निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यही से आ गया 10 की पावर -2। परसेंटेज में कोई पूछेगा तो सर उसके लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 100 से, कितना परसेंट आ जाएगा 1% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा 1% आ जाएगा, पक्का। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सर सॉल्ट के केस में ना ऐसे ही देखते हैं, आप सॉल्ट को देख लो, उसके हिसाब से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालो, उसके हिसाब से देखो कौन सा सॉल्ट है, किस तरह का सॉल्ट है, और निकालते रहो क्वेश्चंस। अब तुम्हें लगता हो अरे सर कितना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, अरे कुछ नहीं डिफिकल्ट आएगा, देखना क्वेश्चन। ये नीट का PYQs है, सोचो नीट एग्जाम हॉल में ये आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पीएच ऑफ दिस। मुझे तो देख के ही पता चल गया कि सर ये किसका सॉल्ट होगा। अब इतना बड़ा नाम देखना, डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन, अरे भैया इतना नाड़ा नाम से ज़्यादा ऊपर इंपॉर्टेंट क्या है, आप पहचान लीजिए कि सर ये किस टाइप का सॉल्ट होगा। एसिटिक एसिड पीके और पीके भी दोनों दिया है, तो इस केस में सर पीएच का फॉर्मूला, सर ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको देख लो, PKA माइनस PKB कर दो, आंसर आ जाएगा। सर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, आयनिक क्लोरीन में अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। पीके कितना दिया है, पीके कितना है 4.77 - 3.27। देख लो एग्जाम हॉल का न्यूमेरिकल भी कितना सही होता है, 7 + 1/2 1.5, और 1.5 कितना हो गया 7.75 क्या आ जाएगा 7.75, कितना आ जाएगा 7.75 हो गया, निकाल दो। ये एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके ऊपर है, अब आप जितना डर डर के करेंगे। ये कौन सा सॉल्ट है बताओ, इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH की वैल्यू क्या होगी। सर ये कौन सा सॉल्ट है, सर ये किस टाइप का सॉल्ट है, इसमें क्या दोनों पार्ट वीकर हैं क्या, सर ये वीक बेस है और ये भी क्या है वीक एसिड है। जब दोनों पार्ट वीकर होते हैं तो KH की वैल्यू KW जो भी वीकर पार्ट है उससे डिवाइड कर दो। दोनों पार्ट वीकर हैं तो इसका मतलब दोनों से ही डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों से ही डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों से ही डिवाइड करना पड़ेगा, पक्का। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा सर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, श्योर हो।
अब चलो एक काम करते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो गया, सॉल्ट पता चल गया कौन रिएक्ट करेगा, कौन हाइड्रोलाइज करेगा, कौन नहीं करेगा। अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर सॉल्ट हाइड्रोलाइज के बाद कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं, ध्यान सुनना, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो थोड़ा कम सॉल्युबल होते हैं। सॉल्ट्स की 3 कैटेगरी बनाई गई है, एनसीईआरटी का ये टेबल है। तो मैं कुछ सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, अभी सॉल्युबिलिटी भी बात चलेगी, लेकिन सॉल्ट की कुछ कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ सॉल्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सॉल्युबल। सॉल्युबल कब बोलेंगे? जब उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 0.1 m। मोलरिटी मतलब सॉल्युबिलिटी हमेशा मोलरिटी में मेजर की जाएगी। कुछ सॉल्ट होते हैं जो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, और कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो स्प्रेंगली सॉल्युबल होते हैं। सर जितना भी हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज नथिंग KSP। ये किसके लिए होता है? फॉर स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये उन सॉल्ट के लिए होता है जो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम हम हमेशा उसी के लिए पढ़ते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम कोई स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं पढ़ते, याद करो। आयनिक इक्विलिब्रियम ना स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पढ़ा, ना स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पढ़ा। इवन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना, उसके लिए भी आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ना था। हम हमेशा किसके लिए पढ़ते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम, जो वीक होता है, और वीक वाले को ही हम मजे लेते हैं यहाँ पर। सर जैसे यहाँ देखोगे, सर यहाँ कौन सा सॉल्ट? स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सर वो अगर इक्विलिब्रियम में जाएगा, अगर वो इक्विलिब्रियम में जाएगा तो उसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, और उसी का नाम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम क्या लिखते हैं? KSP। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिख देते हैं? KSP। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉल्ट है, कोई स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। सर ये देखिएगा, सॉल्ट होगा तो सॉलिड होगा, ये पानी में जाएगा तो A+ और मान लो B- बनाया, A+ और B- बनाया। सर इसका तो कॉन्सेंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इक्विलिब्रियम पे क्या लिख देंगे? सर इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। KSP की वैल्यू क्या लिखेंगे? सर KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? सर सॉलिड है तो 1 ले लो, लिखो चाहे ना लिखो, तो KSP की वैल्यू इसके केस में क्या हो जाएगी? सर S²। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये सॉल्युबिलिटी लेते हैं हमेशा ऑलवेज इन मोल्स पर लीटर, ऑलवेज इन मोल्स पर लीटर। क्योंकि पता चला एग्जाम हॉल में ग्राम में दिया हो तो कंफ्यूज मत हो जाना। सॉल्युबिलिटी हमेशा किस में लेना है? मोल्स पर लीटर में लेना है, मोल्स पर लीटर में लेना है सॉल्युबिलिटी। अदरवाइज ग्राम में दिया और तुमने अटेम्प्ट कर दिया, गए। फिर कोई सॉल्ट दिया हुआ है, कोई भी टाइप का सॉल्ट दिया है, मान लो X2Y दिया हुआ है, सर इसको डिसोसिएट करेंगे, क्या करेंगे? 2x, मान लो ये प्लस हो और y पे क्या कर दिया? माइनस। देखना सर फिर से, सर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2s, क्योंकि उसके 1 मोल से इसके कितने बनेंगे? 2 मोल्स, और इसकी कितनी होगी? सर KSP कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, सर ये y-2 होगा। ये देखिएगा KSP कैसे लिखेंगे? x+ का होल स्क्वायर और y-2 की पावर 1। क्यों? सर यहां देखिए ना, x+ है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2s का होल स्क्वायर इनटू सर s, ये कितना हो जाएगा? 4s³ होगा। यही होगा, निकालते रहो। किसी भी टाइप का सॉल्ट आ जाए, आपको बस क्या करना है? स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो, मान लो ऐसा लिखा है A2B3 लिखा है, तो सर क्या करेंगे? सर देखिएगा, ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो यही बनेगा A2B3। सर ये इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 2s, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 3s। इसका KSP कैसे लिखेंगे? सर A+3 का होल स्क्वायर, और इसका कैसे लिखेंगे? B-2 का सर क्यूब। सर ये क्या हो गया? 2s की पावर 2, 3s की पावर 3। KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो भी आए, 4 × 27 × s की पावर 5। यही होगा शायद, यही होगा पक्का। तो निकालते रहो ऐसे के। अच्छा मैं एक ट्रिक बता देता हूँ सिंपल सा, किसी को बोला कि ना कि यार सर इतना तोड़ तोड़ के कौन लिखेगा, कभी भी किसी का कोई भी बोल दे, देखना ध्यान से। मान लो मैं ऐसे सॉल्ट दे दूं A3B4 और मैं बोलूं इसका KSP लिखो, तो मुझे ना रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, जिसका जो नीचे स्ट्रेस ये दिया हुआ है ना, ये देखना 3s की पावर, और सर इसका 4s की पावर 4, डायरेक्ट लिख सकता हूं। कैसे? ये देख लो। अगर भाई तुम तोड़ के लिखोगे तो तोड़ के लिखो भाई। तुम क्या करोगे? A+4, इसका 3, इसका क्या लिखोगे? सर 4, B-3 हो गया। सर ये 3s लिखोगे, ये 4s लिखोगे। लिखने का तो वही तरीका है, आपको डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं, कुछ नहीं करना। कोई भी सॉल्ट दिया हुआ है, मान लो AB2 सॉल्ट दिया हुआ है, AB2 सॉल्ट का KSP लिखना है, तो सीधा सीधा सर इसकी A की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? S। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या लगा है? 1। सर B की सॉल्युबिलिटी कितना लेना है? 2s, और उसकी पावर कितनी लेनी है? 2। हो गया। कोई भी सॉल्ट हो, ये लो ना,
मान लो x3y7 है, कुछ नहीं, KSP बस देख लेना कौन कितने पोर्शन में टूट रहा है, x अलग टूटेगा, y अलग टूटेगा। सर इसका 3s की पावर 3 और ये क्या हो गया 7s की पावर 7 हो गया। बस बना दो, किसी भी टाइप का सॉल्ट हो KSP लिख देना 2 मिनट में, पक्का लिख सकते। KSP है क्या, तो एक्चुअली KSP इज नथिंग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KSP है क्या, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, किसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर स्प्रिंगली कांस्टेंट फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है KSP, याद करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर भी देख लेना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कहां होता है, डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड होगा, इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होगा। सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड होगा, इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने पास इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिफाइंड होता है। तो ये देख लीजिएगा KSP ऐसे काम करेगा, पक्का हो जाएगा। किसी का भी स्प्रिंगली सॉल्ट हाइड्रोलिस में अपने पास, सॉल्ट हाइड्रोलिस के बाद देखो सॉल्ट भाई जो सॉल्युबल होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी याद रखिएगा हमेशा किस में लेंगे, मोल्स पर लीटर में। ग्राम पर लीटर में देगा नहीं लेंगे, मोल्स पर लीटर में देंगे। सॉल्युबिलिटी दी होगी तो सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई करके KSP निकाल देना, KSP दी होगी तो सॉल्युबिलिटी निकाल देना। 2 ही क्वेश्चन आते हैं, सॉल्युबिलिटी दी होगी KSP निकाल देना, KSP दिया होगा सॉल्युबिलिटी निकाल देना, बस यही क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं के ऊपर बस कहानी करते रहो। ये देखो बताइए इसका KSP कैसे लिखेंगे। अब मुझे हर एक बार एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया MgOH होल ट्वाइस है। KSP कैसे लिखूंगा, सर Mg अलग टूटेगा, OH अलग टूटेगा। Mg का S लिखूंगा, OH 2 है तो इसका क्या लिखूंगा 2s की पावर 2। सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, KSP की वैल्यू कितनी हो गई 4s क्यूब। सॉल्युबिलिटी कितनी है, मतलब अच्छा x है तो 4x क्यूब हो गया। निकाल दो, ऐसे करके निकाल दो। ये देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4। अब Ag2CrO4 कैसे टूटता है ये पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर ये D ब्लॉक में आपको मिल जाता है। ये देखिएगा 2Ag प्लस और CrO4 -2 ऐसे टूटता है। तो इसका KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, Ag प्लस का होल स्क्वायर, देख लो Ag प्लस का होल स्क्वायर CrO4 -2, ये हो जाएगा। पता चला 2Ag प्लस कर रहे हैं, नहीं सर 2Ag प्लस नहीं करेंगे। चलिए सॉल्युबिलिटी दी हुई है किसी की, Ab2 की सॉल्युबिलिटी दी हुई है, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ab2 दिया हुआ है, क्या निकालना है KSP निकालना है। Ab2 का KSP क्या होगा, सर इसका KSP क्या होगा S इंटू 2s की पावर होल, सर ये कितना आ गया 4s क्यूब, 4 इंटू सॉल्युबिलिटी कितनी है 10 की पावर -5 का क्यूब, कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -15 आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -15 आ जाएगा। सॉल्व करो, कहानी खत्म करो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बस ऐसे ही निकालना होता है, ऐसे ही निकालना होता है। चलो इस क्वेश्चन को करके देखो, इस क्वेश्चन को करके देखो क्या आएगा। KSP दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन बताओ, इसके बस यही सब क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बस यही सब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि भैया किसका सॉल्युबिलिटी कैसे फ्लक्चुएट करेगा, ये बताते रहिए जल्दी। क्या होगा, क्या होगा, बताओ। सर इसमें क्या करेंगे, CrOH होल थ्राइस है तो CrOH होल थ्राइस का एक्सप्रेशन क्या होगा, सर KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा। देखना अगर Cr का S है तो OH का कितना होगा 3s होगा और उसकी पावर Q। सर ये कितना हो गया, KSP की वैल्यू इतनी होगी, KSP है कितना, अरे ये -30 है, गलती से 0 छूट गया, -30 और ये कितना है 27s की पावर 4। तो s कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -30 अपॉन 27 √4 हो जाएगा। निकाल दो क्या हो जाएगा, यही होगा ना 1.6 इंटू 10 की पावर -30 अपॉन 27, यही आंसर आएगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसे डर लग जाता है एग्जाम हॉल में, अरे भाई इतना तगड़ा क्वेश्चन, अरे कुछ नहीं है भाई, करने चलोगे कुछ भी नहीं है। एक बार सच बताऊं तो करके देखो, तुम्हें जिरकोनियम फॉस्फेट है, जिरकोनियम कैसे टूटेगा, सर यहां देखिएगा, इसका KSP यही देख के लिख सकते हो, कैसे सर 3s की पावर 3
जिरकोनियम इनटू इनटू सर 3, इसकी 3 और इसकी क्या होगी 4s की पावर 4 हो गया। सर कितना हो गया 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27s की पावर क्यूब और 4 की पावर 4 16 इंटू 16 256 इंटू एस की पावर 4। केएसपी का एक्सप्रेशन कितना आ गया सर एस की पावर 7 आ गया। मुझसे बोल रहा है एस बताओ, तो सॉल्बिलिटी क्या होगी एस की पावर 7 क्या होगी। अब जिन लोगों का मैथ्स कमजोर होगा वो बहुत सारे लोग ऑप्शन में देख के ट्रैप हो जाएंगे। एस की वैल्यू क्या होगी के एस पी अपॉन 6912 और पावर क्या हो गया 1/7, सॉल्बिलिटी 1/7 क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा सर। तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर, इस बहुत प्यारे से क्वेश्चन का सॉल्बिलिटी निकाल के दिखाना है। केएसपी सबका दिया हुआ है, सबके केस में अलग अलग सॉल्बिलिटी आएगी, निकाल के चेक कीजिए, बताइए किसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा है किसकी सॉल्बिलिटी कम है, किसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा है किसकी सॉल्बिलिटी कम है। जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई के केस में क्या होगा सर, केएसपी की वैल्यू क्या ले लेंगे सर एस स्क्वायर, तो सर यहां पर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट के एस पी हो जाएगा। केएसपी कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -10 मोल्स पर लीटर। इसकी सॉल्बिलिटी कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -10 मोल्स पर लीटर। सर इसके केस में केएसपी निकालने जाएंगे, सर इसके केस में केएसपी कितना होगा 2s की पावर 2 s की पावर 1। सर प्लीज अपना अपना सॉल्यूशन जो लोग भी है भाई, मैं वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना है, अब बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं तो अब आदत हो गई होगी। 4s क्यूब, सर s की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो s की वैल्यू क्या होगी KSP बाई 4 और ये क्या हो गया क्यूब रूट। KSP कितना है सर, ये डेसिमल को नीचे ला दीजिए 4 से 8 टाइम्स 8 इंटू 10 की पावर -11 12 क्यूब रूट करना है तो क्यूब रूट क्या करेंगे 2 इंटू 10 की पावर -4। ये इसकी सॉल्बिलिटी कितनी हो गई इतनी हो गई, इसकी सॉल्बिलिटी कितनी हो गई इतनी हो गई। XY3 की बात करें तो XY3 में अगर KSP निकालने चले तो XY3 में क्या होगा S होगा इंटू 3s की पावर क्या होगी क्यूब होगी। ये कितना हो गया S इंटू 3s की पावर क्यूब कितना हो जाएगा S इंटू 3s की पावर क्यूब कितना होगा बताओ सर, ये कितना हो जाएगा 27s की पावर 4। सॉल्युबिलिटी निकालने जाएंगे क्या हो जाएगा KSP अपॉन 27 और इसकी पावर कितनी 4। KSP कितना ये कितना होगा 27, देखोगे इसको 10 करेंगे सर ये कितना हो गया अंडर रूट 10 की पावर -32 4। सर कितना आ जाएगा 10 की पावर -8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 की पावर -8 आ जाएगा, 10 की पावर -8 आ जाएगा। तो निकाल दो। अब देखो कंपेयर करो किसका कंपैरिजन किसका ज्यादा आ रहा है किसका कम आ रहा है, सॉल्बिलिटी किसकी ज्यादा किसकी कम आ रही। सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी किसकी है सर 2 की है, सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी किसकी है 2 की, सबसे कम किसकी है 1 की, और सबसे उसके बाद कौन आएगा तो 1 के बाद कौन आएगा 3, 3 के बाद कौन आएगा 2, सबसे हाईएस्ट कौन सा है 2 है 132 निकाल दो 132 ऐसे करके निकालो। सॉल्बिलिटी जब भी मौका मिले आप ऐसे अटेम्प्ट करो कि भैया हाँ क्वेश्चंस में सॉल्बिलिटी मोल्स पर लीटर में निकाल के चेक कर लो कंपेयर कर लो। अब इस तरह क्वेश्चंस भरे पड़े होंगे करते रहो जितना जितना हो सकता है। जैसे अब देखो अब यहीं पर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट देखना ध्यान सुनना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट हो गया, इसके बाद एक आता है आयनिक प्रोडक्ट। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आपने वहां पर पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, रिएक्शन कोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आयनिक प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आईपी से। सर ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है, जैसे मान लो कोई ए बी सॉल्ट है, ए बी सॉल्ट है, अगर ये सॉल्ट अपने पास स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा तो ए प्लस बनाएगा और क्या बना देगा बी माइनस। सर ध्यान सुनना, आयनिक प्रोडक्ट जो लिखोगे ना उसका भी फॉर्मूला सेम होगा, ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली सेम। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा सर, ये किसी भी मोमेंट पे डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन, किसी मोमेंट ऑफ रिएक्शन पे ये क्या होगा इसकी वैल्यू डिफाइन होगी। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है सर वो क्या होगी चेंजेस विथ वैल्यू, चेंजेस विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सबसे क्या होगा प्रेशर, इन सबसे वॉल्यूम, इन सबसे क्या होगा इफेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन का केएसपी लिख दूं, ध्यान सुना, इसी रिएक्शन का अगर केएसपी लिखता हूं तो उसका केएसपी जो होगा ना वो क्या होगा सर ए प्लस इंटू बी माइनस। केएसपी क्या होगा सर, केएसपी की बात करेंगे तो ये डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम।
सिर्फ और सिर्फ कहां पे डिफाइंड होगा, इक्विलिब्रियम पे। इसकी जो वैल्यू होगी सर, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे, डू नॉट चेंजेस विथ, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब से चेंज नहीं होती, इन सब से केएसपी की वैल्यू चेंज नहीं होती, केएसपी की वैल्यू इन सब से चेंज नहीं होगी। तो सर देख लो, आयनिक प्रोडक्ट क्या है, नॉर्मल ए इंटू बी, ये भी आयनिक प्रोडक्ट है, वो भी आयनिक केएसपी है। दोनों में फर्क क्या है कि ये किसी भी टाइम पे आपको डिफाइंड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कब डिफाइंड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होगा। एग्जैक्टली याद करो सर, रिएक्शन कोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसा ही तो था, रिएक्शन कोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसा ही तो था, याद है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशिएंट में यही सब इसी टाइप का था। याद करो, वहां पर भी 3 केसेस आए थे, यहां पर भी 3 केसेस आ जाएंगे। अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से देखिएगा, अगर आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू केएसपी आ गया, तो इसका मतलब क्या है सर, रिएक्शन कहां है, एज इज एट इक्विलिब्रियम। आयनिक प्रोडक्ट अगर किसके इक्वल आ गया सर, केएसपी के इक्वल आ गया, तो किसके इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम के। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट अगर लेस देन केएसपी है, इसका मतलब सॉल्यूशन में अभी इक्विलिब्रियम के पास नहीं पहुंच पाए। मतलब ये देखो, नंबर लाइन की तरह बना लो, नंबर लाइन मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब आयनिक प्रोडक्ट इधर है, अगर आयनिक प्रोडक्ट इधर है तो वो कोशिश क्या करेगा, इधर जाने की। आयनिक प्रोडक्ट अभी कम है, किससे, इक्विलिब्रियम से, इसका मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है, वो कैसा सॉल्यूशन है, उसको हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। उसको हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस ग्रेटर देन केएसपी है, आयनिक प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन केएसपी है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड, सॉरी, ये आयनिक प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन केएसपी हो गया, लेस देन हुआ तो अनसैचुरेटेड, मतलब और ज्यादा डाल सकते हो। आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड। और यहां पर ये ग्रेटर हुआ तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी को आपस में रिलेट करना है। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गया किससे, केएसपी से, इसका मतलब क्या हो गया, आयंस ज्यादा ही बन गए, आयंस ज्यादा ही सॉल्युबल हो गए, तो ऑब्वियस ज्यादा आयंस क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो प्रेसिपिटेशन का अगर कोई क्वेश्चन आएगा, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है या कम है, पहले ये निकाल के बताओ। रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे है, या रिएक्शन उससे पीछे है, या रिएक्शन उसके आगे जा चुकी है। अगर रिएक्शन पीछे है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ज्यादा आप डाल सकते हो, आयंस और ज्यादा डिसॉल्व हो सकते हैं। अगर ज्यादा हो गया आयनिक प्रोडक्ट तो यहां पर प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सर किसी भी रिएक्शन के लिए दोनों चीजें डिफाइन होती हैं, ये किसी मोमेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइंड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड होता है, ओनली एट इक्विलिब्रियम होता है। सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड होता है, ओनली एट इक्विलिब्रियम होता है। आयनिक प्रोडक्ट कहां डिफाइंड होगा, ओनली एट इक्विलिब्रियम होगा, पक्का। सॉरी, केएसपी कहां डिफाइंड होगा, ओनली एट इक्विलिब्रियम होगा, पक्का हो जाएगा सर। अब अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सर प्रेसिपिटेशन कहां से स्टार्ट होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि प्रेसिपिटेशन कहां से स्टार्ट होगा, तो देखो ग्रेटर पे तो होगा ही होगा, लेकिन मैथमेटिकली कोई पूछे तो मैथमेटिकली आप क्या करते हो, प्रेसिपिटेशन कहां से स्टार्ट करते हो, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हुआ, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर न्यूमेरिकल्स अगर तुमसे कोई बोल दे कि सर प्रेसिपिटेशन, अरे यार, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स कहां से होगा, तो सर व्हेन आयनिक प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू केएसपी। सर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इक्वल ले लेते हो, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा होगा तभी स्टार्ट होगा, लेकिन ऑब्वियस तुमसे कोई पूछेगा इसके बाद, तो ऑब्वियस इसके बाद क्या हो जाएगा सर, आयनिक प्रोडक्ट जब केएसपी के बराबर हो जाए तब समझ जाना कि इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अच्छा, जब भी किसी को मिक्स करते, जैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम लोग किसी को मिक्स करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट बनाएंगे या चीजें चेक करेंगे कि वो प्रेसिपिटेट बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, इक्विलिब्रियम पे है या अनसैचुरेटेड है, इसको जब हम चेक करने जाएंगे तो उस टाइम पे हम क्या होता है, मिक्सिंग करते हैं। जब हम मिक्सिंग करेंगे, ध्यान सुनना, अगर दो लोगों को इक्वली मिक्स करते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस अगर हम मिक्स करते हैं, आर मिक्स्ड, तो याद रखिएगा दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, देन each has concentration
इक्वल टू जो भी उनकी मोलरिटी है उसका 2 हो जाता है, हाफ हो जाता है। अगर आप सामने वाले का इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो, दो लोगों का इक्वल वॉल्यूम 1-1 लीटर मान लो ले रहे हो, तो अगर आप दोनों लोगों को मिक्स कर दोगे तो याद रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये ट्रिक्स काम आएंगे। अभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो उसमें बहुत ट्रिक काम आएगी। क्यों? क्योंकि सारा इक्वल वॉल्यूम जब मिक्स करते हो ना, तो मान लो 1-1 लीटर ले लो तो मोलरिटी क्या हो जाएगी 1/2। अगर दो सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं तो सर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी m/2। कैसे देखना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो बहुत सिंपल है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? इक्विलिब्रियम वाले सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? सैचुरेटेड बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब सैचुरेशन आ चुका है। तो देखिएगा, नेसेसरी कंडीशन फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, कौन सी कंडीशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रेडिक्ट कर रहा है? सर ये वाला, सर आयनिक इक्विलिब्रियम जहां पर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। अगर मैं बोलता हूं लेस देन हुआ तो सर इसके केस में अनसैचुरेटेड, ग्रेटर देन हुआ मतलब क्या हो गया? अब सर अब प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। देखिएगा किस केस में AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, किस केस में AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा? जब दोनों का इक्वल वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है, इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम। AgCl का KSP दिया हुआ है, आप क्या करोगे? सर AgCl का आयनिक प्रोडक्ट निकालो इसमें से। सर आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? सर उन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हो, Ag+ कहां से आएगा? यहां से। सर Ag+ सॉल्यूशन में कहां से आएगा? यहां से। Cl- कहां आएगा? यहां से। सर Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना लें? इतना लें या इतना लें? सर देख लीजिए, मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि दोनों का 1-1 लीटर भी अगर मिक्स करोगे, 1-1 लीटर भी मिक्स करोगे तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। दोनों का 1-1 लीटर भी मिक्स करोगे तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 1/4 इंटू 10 की पावर -11, 0.25 इंटू 10 की पावर -11, 2.5 इंटू 10 की पावर -10 आ जाएगा। यही आएगा, श्योर हो? ये देखना, अगर इसके केस में आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं तो आयनिक प्रोडक्ट इसके केस में भी क्या आ जाएगा? सर इस केस में देखोगे फिर से मैं 10 किससे डिवाइड कर दूंगा? 2 से। ये कितने से डिवाइड कर दूंगा? -7/2। कितना हो जाएगा? सर 2.5 इंटू 10 की पावर -11। सर देखना, अभी भी KSP की वैल्यू कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अरे इसको -12 होगा, बढ़ा रहे हैं ना तो ये कम हो जाएगा। हाँ ये देखो, इसके केस में आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5/2 इंटू 10 की पावर -4/2। सर ये कितना हो जाएगा? सर 2.5 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा। सर देख लो, यही होगा तो ये अपने पास आंसर आएगा। ये देख लो 2.5 इंटू 10 की पावर -10 आ जाएगा। ये देखना सर, यहां पर आयनिक प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? 10 की पावर -6/2। ये कितना होगा? -6/2। ये कितना होगा? 2.5 इंटू 10 की पावर -13। सर कौन सा है जो उसकी वैल्यू, कहां पर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP आ रहा है? किस केस में आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP है? सर C वाले केस को छोड़ के बाकी सब जगह आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP है। यही एक ऑप्शन है जहां पर वो किससे ज्यादा है? KSP से ज्यादा है। अच्छा, कोई बोलता है, एक बच्चा ने लिखा था मुझे कि सर आप ना ट्रिक बता देते हो लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करते पूरा। भाई एक्सप्लेन क्या करूं मैं? अब देख 1/2 क्यों कर रहा हूं? 1-1 लीटर लूंगा तो 1 + 1 डिवाइड बाई 2 करूंगा। अब पूरा उस तरह से लिख के करूंगा, तेरे पास क्रैश कोर्स में बैठा भाई, अब थोड़ा सा टाइम सेव करना है और कुछ नहीं। अदरवाइज मैं चाहूँ तो कर भी सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन यार अब टाइम सेव करना है क्योंकि क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी। चैप्टर खत्म होगा, आज PYQs करो। मैं चाहूँगा आप एक दिन का ब्रेक लेके भले ही PYQs पूरे खत्म करो ताकि सीखो। जहाँ कुछ कम रह गया हो या कुछ मेरे से छूटा हो तो आप उसको ऐड कर लो अपने नोट्स में, ठीक है? खाली अब यहाँ करने से थोड़ी ना होगा भाई, अभी आपको ही तो प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब बताइए, KSP दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है। चलिए फिर से इक्वल वॉल्यूम मिक्स हो रहा है, फिर से इक्वल वॉल्यूम मिक्स हो रहा है, मतलब जो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो सही नहीं है। इसमें अगर आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो सर Ag+ का कितना? डिवाइड बाई 2। सर Cl- का डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 0.25 इंटू 10 की पावर -8। सर 2.5 इंटू 10 की पावर -9। सर ये आ गया, ऐसे तो यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। क्यों? देखो आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP आ गया, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP आ गया। ये देखना आयनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सर ये क्या हो गया? -5/2 और 10 की पावर -5/2। सर ये कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 10 की पावर -11। सर ये होगा क्या? नहीं। सर यहां देखोगे आयनिक प्रोडक्ट 10 की पावर -6/2, -6/2,
2.5 इंटू 10 की पावर -13, ये भी आयनिक प्रोडक्ट लेस देन आ गया। आयनिक प्रोडक्ट को देख लो, 10 की पावर -10/2, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। सर 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि दो लोगों को मिक्स कर रहे हैं और दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो सर इस केस में हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है, इस केस में हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। जब इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, ऐसे फ्लक्चुएट करेगा। पक्का। तो प्रेसिपिटेशन कब होगी? जब आपका आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी होगा। याद रखिएगा, एक छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछेगा, भाई आयनिक इक्विलिब्रियम सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है, अगर आपने डिकोड कर लिया तो, जैसे मुझे पता है कि इसमें से एक ही क्वेश्चन आना है, या तो ये पूछ लेगा थ्योरेटिकल कि कब क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट लेस देन केएसपी अनसैचुरेटेड, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू केएसपी सैचुरेटेड, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा। अब सर दो क्वेश्चन ये, आयनिक प्रोडक्ट टेम्परेचर प्रेशर के साथ फ्लक्चुएट करता है? यस सर। केएसपी सर टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता है। बस। अब प्रेसिपिटेशन, अच्छा क्वेश्चन क्या करेगा, एक अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूं, वो सब कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स कर देगा, ये सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करेगा। आप देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतनी है केएसपी, ठीक है, बोल रहा है एट विच पीएच, ध्यान सुनना, एट विच पीएच विल Mg+2 स्टार्ट आयन प्रेसिपिटेटिंग इन द फॉर्म ऑफ MgOH होल ट्वाइस, मतलब उसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए MgOH होल ट्वाइस का, किस पीएच पे? सर कैसे बताएंगे किस पीएच पे होगा, ये कैसे बताएंगे? MgOH होल ट्वाइस का किस पीएच पे होगा, कैसे बताएंगे? तो सर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे बोल दूं, ध्यान से देखना, MgOH होल ट्वाइस है, ये Mg+2 है और ये 2OH माइनस है। ध्यान से देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट पूछा है। Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन x मान लेता हूं, OH माइनस का क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। एक बात बताओ, प्रेसिपिटेशन के लिए फॉर पीपीटी प्रेसिपिटेशन जब बनाना है तो उस केस में सर केएसपी की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए था, आयनिक प्रोडक्ट के। केएसपी की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -11, और आयनिक प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, Mg+2 इंटू OH माइनस का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर। मैंने OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितने ले ली है, x। सर ये देखिएगा, होगा OH माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 10 की पावर -8 का अंडर रूट। सर OH माइनस की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर -4। सर OH माइनस की वैल्यू 10 की पावर -4, तो सर POH कितना आ गया, 4। POH कितना आ गया, 4। pH की वैल्यू कितनी आ गई सर, 10 आ गई। pH की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इसका प्रेसिपिटेशन किस प्रेशर पे, किस पीएच पे होगा, 10 वाले पीएच पे होगा। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन। उसने क्या करा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और पीएच को मिक्स करा। उसने बोला कि मुझे इस सॉल्ट का ना सॉल्युबिलिटी बनानी है, प्रेसिपिटेट बनाना है। सर प्रेसिपिटेट कब बनेगा, जब आपका आयनिक प्रोडक्ट केएसपी को मतलब उससे ज्यादा होने लगेगा, तो हम इक्वल पे ले लेते हैं, इक्वल पे ले लेते, इसे थोड़ा सा भी आगे करेंगे वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। इक्वल लिया सर, Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी 10 की पावर -3। OH माइनस का नहीं पता, x लिखा था, मैंने क्या किया, x लिया था, x का स्क्वायर, OH माइनस का स्क्वायर। सर OH माइनस की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 की पावर -4। सर इसका POH कितना आ गया, 4। pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है पक्का। तो सर देख लो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बस दो ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक सॉल्युबिलिटी दी होगी तो उसका रिलेशन, या फिर इस तरह से क्वेश्चंस, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जाए तो ऐसे क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया जाएगा और कुछ भी नहीं। पक्का। अच्छा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी आप चाहें तो आप कॉमन एन इफेक्ट लगा सकते हैं। याद करिए कॉमन एन इफेक्ट आपने जब सर वीक एसिड वीक बेस में लगाया था, क्या हुआ था सर, क्या हुआ था, वीक एसिड कब लगता है सर, कॉमन एन इफेक्ट कब लगता है कि सर जब क्या हो सर, वीक सॉल्ट हो या वीक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को देखना ध्यान से, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट विथ क्या हो जाए, विथ स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया जाए, जो नॉर्मल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। मतलब ध्यान सुनना, अगर मैं तुमसे ऐसे क्वेश्चन दे दूं, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ, एक मिनट देखना, AgCl KSP की वैल्यू 10 की पावर -8 है, क्या निकालोगे? AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, KSP दिया हुआ है। AgCl कैसे काम करेगा, तो सर AgCl में AgCl कैसे डिसॉल्व करेगा, Ag+ होगा और क्या हो जाएगा, Cl- होगा। सर इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S, KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, S की वैल्यू √KSP,
कितना हो जाएगा सर? सॉल्बिलिटी आ गई 10 की पावर -4, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बी पार्ट में दे देता हूं, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट में दे देता हूं कि सर AgCl KSP दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा 10 की पावर -8 इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट NaCl लेता हूं, देख लो। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल है। NaCl ना इनकी रिएक्शन से पहले जब तक AgCl सोचेगा ना तब तक NaCl क्या करने वाला है, Na+Cl- बनाएगा। ये 0.1 है तो कुछ देर बाद ये 0.1 हो जाएगा। अब जब तक AgCl आएगा कि चलो मैं रिएक्शन करूं, सॉल्युबल हूं, Ag+ जब तक आएगा सर, जब तक Cl- कितना हो जाएगा सर? जब ये 0 होगा ना, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, जब तक ये सोचेगा टाइम इज इक्वल्स टू t पे, देखो ना सर इसकी सॉल्बिलिटी देखो ना, प्रोडक्ट पहले से बन गया है, प्रोडक्ट पहले से बन गया। याद करो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स का कम हुआ था। सिमिलरली कॉमन आयन इफेक्ट के कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बदले यहां हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कॉमन आयन इफेक्ट होगा ना तो सॉल्युबिलिटी हो चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो। देख लो सर अब सॉल्युबिलिटी S नहीं होगी, S' होगी, और ये S' की वैल्यू बहुत कम हो जाती है भाई साहब। इसको हम लोग कितना ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है Cl- इसका इफेक्ट लेते हैं, हम उसको ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर बहुत कम होगी ना यार। सर ये बेचारा ऐसे ही कम था, 10 की पावर -4 था, उसको तुम और कम कर चुके हो, तो भैया और ज्यादा कम करोगे तो क्या हो जाएगा। अब KSP लिखा जाए तो KSP ऑफ AgCl क्या आएगा देखना। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ही बता दूंगा, S' इंटू 0.1। सर व्हाट इज न्यू SP? 10 की पावर -8, 10 की पावर -1, 10 की पावर -7 आ गया। S' क्या आ गया? 10 की पावर -7 आ गया। S' क्या आ गया? 10 की पावर -7 आ गया। देख ले भाई, सॉल्युबिलिटी पहले कितनी थी? 10 की पावर -4, देख लो थोड़ा सा डाला 1000 टाइम्स डिक्रीज हो गई। अच्छा यहां पर भी सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला कुछ नया करना था, इतना करने की जरूरत थी क्या? सॉल्युबिलिटी, न्यू सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल है? न्यू सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल है? KSP अपॉन, सर याद करो, अगर आपको याद है कॉमन आयन इफेक्ट में यही तो करते थे कि सर पुरानी सॉल्युबिलिटी K हो KB हो उसको किससे डिवाइड कर देते थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन से। तो यहां पर भी यही काम कर दीजिए, आपको यही काम करना है। सर सॉल्युबिलिटी जब भी आए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में अगर कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हैं तो उस केस में भी ध्यान रखिएगा कि भैया वो कितना हो जाएगा। सर S' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? S' की वैल्यू KSP अपॉन सर x क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। हो गया, यही होगा सॉल्युबिलिटी, बस सेम फॉर्मूला जो वहां यूज करा था, वहां पर KB और Ka किया था एसिड और बेस के लिए, यहां पर KSP/x कर दिया, तो चीजें अपने आप ही रिपीट हो रही हैं सर। अब अपने आप ही रिपीट कर रहे हैं हम लोग, देख लो भाई हो जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये चीज देख लेना। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में देखोगे तो छोटी छोटी चीजें और क्या है, इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स क्या होती हैं आज के टाइम पे? अभी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐड हुआ है, इनऑर्गेनिक ऐड हुआ है, तो इंडिकेटर्स को इसलिए यहां बता रहा हूं क्योंकि इंडिकेटर्स भी इसी का पार्ट है। मतलब यहां थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे? इंडिकेटर क्या होता है? जो कलर चेंज करता है ओवर पीएच रेंज, जिसका पीएच रेंज में कलर चेंज हो, इंडिकेट कर रहा हो कि भैया ये रिएक्शन ये है। जैसे मिथाइल ऑरेंज है तो मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज ये है, मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज ये है। एक्चुअली इंडिकेटर्स जो होते हैं ना वो बफर सॉल्यूशन होते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक्चुअली बफर सॉल्यूशन होते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं ना वो बफर सॉल्यूशंस होते हैं। ये एक टाइप के बफर होते हैं, बफर होते हैं। अब बफर सॉल्यूशन की पहचान क्या है कि उनका एक रेंज होता है। बफर याद करो, बफर में एक रेंज होता है, इसके इधर गए तो डिस्ट्रॉय, इसके उधर गए तो डिस्ट्रॉय। तो इंडिकेटर्स का भी ना एक रेंज होता है, वो इसके इधर और उसके उधर काम नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स का लिस्ट लेके आया हूं, बहुत सारे इंडिकेटर्स की लिस्ट लेके आया हूं। जैसे ये देखिएगा, अगर मैं देखता हूं कोई भी इंडिकेटर पकड़ लो, ये देखना सर मिथाइल ऑरेंज की बात की जाए तो देखिएगा इधर रहेगा तो कौन सा कलर होगा? पिंक। तो आपको ना इंडिकेट कर देगा। जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ, मैं बोलूंगा मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हुआ, तुम समझ जाओगे कि सर इसका मतलब सॉल्यूशन में सर कैसा सॉल्यूशन आ चुका है? बेसिक सॉल्यूशन आ चुका है। सॉल्यूशन कैसा हो चुका है? बेसिक। हमारे सिलेबस में मिथाइल ऑरेंज इसलिए क्योंकि भाई मिथाइल ऑरेंज एसिडिक और बेसिक कंडीशन को पहचानने में हेल्प करेगा। दूसरा हमारे लिए और आता है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन की देखोगे तो सर देखोगे इस रेंज में काम करता है। इसके इधर गए तो पिंक आएगा और इसके इधर रहे तो कलरलेस होगा।
तुम सोचो बेसिक मीडियम में कौन काम करेगा। जैसे मैं बोलूं हाईली बेसिक है तो हाईली बेसिक में उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक में क्या रहेगा, कलरलेस। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या रहेगा, कलरलेस। देख लो सर, ये देखोगे अगर मैं बोलूं बेसिक मीडियम चेक करना है तो बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज डाल दो, देखोगे हमेशा येलो कलर रहेगा। येलो कलर है मतलब बेसिक मीडियम है। सर जैसे ही उसका कलर पिंक हुआ समझ जाओ कि एसिडिक मीडियम हो गया। सर इसका कलर पिंक हुआ तो सर समझ जाओ कि हाईली बेसिक हो गया। अगर लेस देन 8.3 है तो कलरलेस है। हमारे सिलेबस में दो इंडिकेटर्स बहुत काम के, कौन कौन से, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज होते क्या है, ध्यान सुनिएगा। फिनोफ्थिलीन क्या है, एक्चुअली एक एसिड है। फिनोफ्थिलीन क्या है, एक वीक एसिड है जो कैसे डिवाइड करते, सर देखिएगा नॉर्मल केस में कैसा रहेगा, कलरलेस। जैसे ही बेस में जाएगा क्या हो जाएगा, पिंक। नॉर्मल केस में क्या रहेगा, कलरलेस। जैसे ही बेस में जाएगा क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। नॉर्मल केस में कलरलेस, जैसे ही बेस में जाएगा क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज क्या है, उसका क्वेश्चन ये सब आएंगे। ये क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड कर, वो वीक एसिड, ये वीक बेस। सर इसमें देखिएगा, सर इसके केस में रेड, इसके केस में येलो, ठीक है। तो ये देख लो। अब जैसे ही आपको स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करोगे इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, सर रेडिश कलर आना शुरू हो जाएगा। समझ जाना कि हाँ भाई आपका मिथाइल ऑरेंज काम कर रहा है। इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट करना, और ये बफर है ऑब्वियस, इसीलिए देखोगे हर एक इंडिकेटर का एक रेंज है, वो भी 2 के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है। देख लो अप्रोक्सीमेटली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली तो बोल ही सकते हैं ना कि 1 पॉइंट ऐसे 2.2 का ही रेंज होता है, +-1 का रेंज हो रहा है, +-1 का रेंज हो रहा है, +-1 का रेंज हो रहा है, उसी रेंज में फ्लक्चुएट करता है। अब ये आप सबको नहीं, ये सब मैंने दिखाने के लिए रख दिया है कि हाँ भाई कोई बोले तो ये सब इंडिकेटर्स भी होते हैं, बट आपको जरूरत है नहीं। इंडिकेटर्स जो होते हैं उनकी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, आपको ये फॉर्मूला देख के याद आ रहा है कुछ, आपको ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आ रहा है। इंडिकेटर्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, सर एग्जैक्टली किसकी तरह बिहेव करेंगे, बफर की तरह। उनका पीएच कैसे आता है, पीके ऑफ इंडिकेटर प्लस लॉग। अगर ये एसिडिक इंडिकेटर है, मतलब ये H+ दे रहा है, तो उस केस में इंडिकेटर की कुछ बेसिक कंडीशन है। इंडिकेटर मस्ट हैव डिफरेंट कलर फ्रॉम आयनाइजेशन। मतलब अगर अनआयनाइज्ड है, जैसे मान लो मिथाइल ऑरेंज है, अनआयनाइज्ड है, तो उसका कलर अलग था। जैसे ही आयनाइज होगा कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इंडिकेटर्स का आपको कलर याद होना चाहिए। कलर्स में मिथाइल ऑरेंज और ये अपने पास मिथाइल ऑरेंज और क्या नाम है, फिनोफ्थिलीन, इन दोनों का आपको पता होना चाहिए था, इन दोनों का पता होना चाहिए। बाकी इंडिकेटर्स के बारे में इतना ही जानना है आपको, इंडिकेटर्स के बारे में इतना ही जानना है, ठीक है ना। इंडिकेटर्स के बारे में इतना ही जानना है, पक्का हो जाएगा सर। तो देख लो भाई, अब सब कुछ अपना सर हम लोगों ने सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर लिया है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला शीट मैंने बना दिया था। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला शीट भाई, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आयनिक प्रोडक्ट सॉल्वेटिव प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में मैंने बता दिया है आपको कि सॉल्ट के अलग अलग, ये देखिएगा ये फॉर्मूला शीट याद रखिएगा, क्योंकि आज एक नया फॉर्मूला शीट दिया मैंने आपको। ये एक फॉर्मूला शीट मैंने आपको दिया है, वीक एसिड वीक बेस में पीएच का फॉर्मूला। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना तब तक नहीं होगा भाई, सीधी सी बात यह है। आपको मैं इस बात की आज़ादी देता हूं, आज चैप्टर एंड हो रहा है, आप एक काम कीजिएगा, पूरा रिवाइज कर लीजिएगा और जाइएगा एक बार बैठ के 36 ईयर्स या जो भी है 45 ईयर्स, मतलब मैं तुम्हें बोल तो रहा हूं कि भाई तुम्हें जो लगता है ना, ये दोनों में से कोई भी किताब, क्योंकि अब इस टाइम पे ज़्यादा टाइम है नहीं, इन दोनों में से कोई भी किताब लेके क्वेश्चन सॉल्व कर। 36 ईयर्स कर लेगा तो भी अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि सर इससे एक आइडिया आ जाता है, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं। और इसलिए नहीं, मैं खुद भी तुझे दिखा देता हूं कितने क्वेश्चन हैं मेरे यार इस ब्लॉक। सर पूरा इक्विलिब्रियम मिला के हमारे पास पूरा, मतलब इक्विलिब्रियम, क्योंकि ऑब्वियस 36 ईयर्स में इक्विलिब्रियम आएगा, पूरा इक्विलिब्रियम मिला के 119 क्वेश्चन है, 119 पूरा इक्विलिब्रियम मिला के। और कहीं भी जाएगा ना तो भाई अपने को ये सब मिल जाएगा, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, बफर सॉल्यूशन, कहीं भी जाएगा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की, केमिकल आयनिक की, तो 38 से 119 80 करीब क्वेश्चंस हैं, 80 करीब क्वेश्चंस हैं। नहीं तो इससे करना है, इससे भी कर सकते हो, इसमें तो सारा फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, फॉर्मूला ही डाल दिया गया है, तो आपको फॉर्मूला की भी टेंशन नहीं है। इसमें कितने, किसी एक को पकड़ लो इसमें, हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम और बस क्या ही चाहिए यार, 45 15 60 क्वेश्चन है बस, 60 कहीं से भी उठा के कर लो, किसी से भी कर लो, बस कर लो भाई, क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस अब आपको एग्जाम हॉल में जब मिलेंगे। तो मैं इतना जानता हूं कि 7 मई को जब 5 मई को जब एग्जाम खत्म होगा, तो उस टाइम पे एग्जाम खत्म होने के बाद डार्क मोड बता चुका हूं शायद मैं एक बार, ऐप में आप लोग, ऐप में बहुत नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं यार, अलग सर एकदम, मतलब
लगे पड़े हैं भैया, जिसको सिलेक्शन चाहिए ना उसके लिए तो पता नहीं क्या क्या फीचर्स ऐड हो रहे हैं, हमें भी बहुत लेट पता चलता है कि अच्छा ये भी फीचर ऐड हो गया यार। ठीक है, तो भैया देख लो। रिवीजन में मैं क्या ही बोलूं अब तुम्हें, रिवीजन में भैया क्या बोला जाए तुम्हें, ये देख लो भैया, पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। और आयनिक इक्विलिब्रियम तो छोड़िए, अब तो पता नहीं कितने चैप्टर खत्म हो चुके हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम, ये केमिकल इक्विलिब्रियम भैया, बस अगले हफ्ते, एक हफ्ते ही कहानी और है, एक हफ्ते और हम लोग मिलने वाले हैं, मतलब अगले हफ्ते, हाँ एक हफ्ते और मिलेंगे, हो गया, उसके बाद कहानी फिनिश। हम आप अलग अलग सिलेक्शन के बाद मिलेंगे, अलग अलग रास्ते पे, पता चला कॉलेज के साथ, कॉलेज जा रहे हैं, होता है ना आजकल, जैसे कहीं जाते हैं हम लोग आगाज वगाज करने तो वहाँ पे बच्चे मिल रहे होते हैं तो अच्छा लगता है। अभी मैं दरभंगा गया तो वहाँ पे बच्चे आ गए थे, सब जगह मतलब मिल जाते हैं यार, ठीक है ना। दरभंगा क्या और कहीं भी गया था यार, नाम ही एग्जैक्ट नहीं आता, वहाँ पे भी आ गए थे, यहाँ सर हम लोग इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उड़ीसा, हाँ उड़ीसा गया था तो वहाँ पे, ठीक है। तो भाई इस तरह की चीजें हैं तुम्हारे साथ ही। एक तो क्रैश कोर्स का बच्चा है यार, सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम्हें बस बताने के लिए तुम्हें सहारा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा क्या जा रहा है भाई, तो अगले साल मतलब मैं क्यों वो करूंगा, लेकिन सच बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे, और मैं इस बार भी बोल रहा हूँ, इस बार भी अभी जब सिलेक्शन होगा ना तब देखना बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो क्रैश कोर्स इन सबसे आए होंगे। सर ये 2-3 चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको अब आप फिनिश कर चुके हो, और मेरी नज़र में इन चैप्टर्स को अब आप जितना ज़्यादा परफेक्शन कर सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स, मैं तो बोलूँगा कि इस वीकेंड पे आप इसको फिनिश करने की कोशिश कीजिए। इस चैप्टर के बाद ना रेडॉक्स बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा चैप्टर है, उसको करिए, चाहे थोड़ा एक दिन गैप ले लीजिए, लेकिन अगर हो सके तो इन सबको रिवाइज कर लीजिएगा, हो सके तो इन सबको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी होमवर्क में आपके लिए डीपीपी है, होमवर्क में डीपीपी है, डीपीपी ट्राई करते रहिएगा सर, पीवाईक्यूज करते रहिए, ज़्यादा लगता है तो एनसीईआरटी और इसके क्वेश्चंस मैं करवा ही देता हूँ। बाकी हाँ कोशिश करो यार, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ साथ अब बस एक छोटा सा एक रेडॉक्स रिएक्शन बचा है, उसके साथ 11th का फिजिकल खत्म होगा, और अगले वीक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो सरफेस और जो भी थोड़ा बहुत जो इधर उधर की पोर्शंस हैं वो फिनिश करके हम अगली क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री नेक्स्ट वीक में खत्म करने वाले। तो भैया जिस टाइम पे जितना बोला गया था, देखो मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है। आज मुझे कमेंट सेक्शन बताना कितने लोगों ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है कि सर अभी तक सारे लेक्चर सही टाइम पे चल रहे हैं, सही कर रहे हैं। मैं इसलिए लिखने के लिए बोलता हूँ कि इसी बहाने कुछ लिख लेगा यार कोई, तो इसको किसी को तो बुरा लगेगा अगर नहीं किया होगा। तो अगर आप बैकलॉग में भी आए हैं तो भैया लिख दीजिए कि आज मैंने पूरा किया, क्योंकि ज़रूरत है आपकी, ठीक है ना। आप जब तक खुद से बाहर नहीं आएंगे ना, अपने खुद के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए और कोशिश करने वालों को कोई हरा नहीं सकता, ठीक है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है। मिलते हैं अगली क्लास में, फॉर्मूला की लिस्ट बना के रखिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, प्यारे से चैप्टर के साथ, रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत ही प्यारा बहुत छोटा सा चैप्टर है, खत्म करेंगे। उसकी जो चीज़ें कुछ चीज़ें रह जाएंगी वो लास्ट डे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के साथ मिक्स करके उसको कर लेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय।